सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपका हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्ण विचार मतलब वर्णों पर विचार करना वर्ण विचार कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि वर्ण क्या है। ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके ध्वनि या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। ठीक है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाता है। इसका वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। क्लियर हुआ? अब देखिए, वर्णमाला क्या है। वर्ण आपको समझ में आया। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। मुख से निकलने वाली ये जो ध्वनियाँ हैं, जब हमसे लिखी जाती है तो वो वर्ण बन जाती है, वर्ण कहलाती है। ठीक है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे का है या आ है, आ के हम टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इनके जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। इसी तरीके से देखिए, वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह, क्रम से लिखना, ठीक है, वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए, वर्ण तो हमको पता है कि 52 है, 52 है हमारे उसमें वर्ण। मगर क्या है, का के बाद आ के बाद हम का नहीं लिख सकते, का के बाद माँ नहीं लिख सकते। अगर हम इसी तरीके से आ ला से ज्ञा ज्ञानी तक ऊपर नीचे करके अगर अक्षर को लिखेंगे तो क्या वो हमारा वर्णमाला कहलाएगा? नहीं, वर्णों का समूह तो कहलाएगा, मगर वो वर्णमाला हमारा नहीं कहलाएगा। क्यों? वर्णों का समूह इसलिए, जैसे छोटा, फिर बड़ा, छोटी, बड़ी, क, म, च, न, त, थ। अगर हम इस तरीके से लिखें या बोलें तो ये हमारा वर्णमाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है, सही क्रम में नहीं है। इसलिए वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। मतलब छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋषि, ए, उ, औ, अंग, आहा। जब इस क्रम में आ से लेके ज्ञा ज्ञानी तक हम पूरे वर्ण को लिखते हैं सही क्रम में, तो वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद हैं। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन। तो देखिए, सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो आपको 2 तरीके से परिभाषा पता चली। जिन वर्णों के उच्चारण में मतलब हवा बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है, वो स्वर कहलाते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, वो वर्ण कहलाते हैं। या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्लियर हो गया? 3 परिभाषाएं मैंने बताई आपको स्वर की। जिन वर्णों के उच्चारण से दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। स्वर जो वर्ण को बोलते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में हमारे 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे जो 11 वर्ण हैं, ये हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। अब देखिए, स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद बताए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। 11 स्वर है, उनको हम 2 भागों में बांट दिए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ, री। देखो, इनको लिखने में कितना कम समय बोलने में कितना कम समय लगा, है ना? तो जो वर्णों को बोलने में कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इनको बोलने में हमें अधिक समय लगा ना,
आ ई उ री की अपेक्षा दुगना समय लगा इनको बोलने में, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाएंगे। इसके बाद देखिए प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर हिंदी का तीन, जैसे हिंदी का तीन हम बनाते हैं ना, उसके जैसे प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी का तीन का प्रयोग प्लुत स्वर कहलाते में होता है और ये अधिकतर संस्कृत शब्दों में अधिक पाया जाता है, मिलता है, अधिक देखने के लिए मिलता है प्लुत स्वर। हिंदी में बहुत कम है। जैसे इसका उच्चारण देखिए, ओम, तो ओम जो हम बोल रहे हैं उसके बीच में जो तीन बना हुआ है ये दीर्घ स्वर से दुगना समय इसमें लगा है, इसलिए प्लुत स्वर है। तो स्वर आपके भेद पता चले। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, ये संख्या में 4 हैं। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है बोलने में और ये संख्या में 7 होते हैं। इस तरह 7 4 11, आपके स्वर की संख्या जो है वो 11 है। इसके बाद देखिए स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उसका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तो इनका रूप बदल जाता है। तो इनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? मात्रा का प्रयोग करते हैं। मात्रा मतलब चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम मात्रा कहते हैं। तो देख लीजिए, आपकी 11 स्वर है। 11 स्वर में आपके छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। मतलब 10 स्वरों की आपकी मात्राएं होती हैं, जैसे आपके बगल में मात्रा का प्रयोग करके बताया गया है। ठीक है, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है अयोगवाह। अयोगवाह आपके 2 हैं। जो वर्ण ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, वर्णों की तरह बोले जाते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। जो वर्ण ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन वर्ण हैं मगर वर्णों की तरह उसे हम बोलते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग और आहा। अनुनासिक स्वर देखिए क्या है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख तथा नासिका यानी नाक दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे तांगा, अब देखिए तांगा हम उच्चारण कर रहे हैं ना, तो हमारी हवा जो है वो मुंह से और नाक दोनों जगह से निकल रही है। चांद, सांप, मांग, है ना, तो ये है अनुनासिक स्वर। इसके बाद देखिए इसमें 2 और है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का उच्चारण करते समय श्वास केवल नासिका से निकलती, मतलब जो हवा है वो केवल नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, पतंग, बंदर, है ना, जब इनका उच्चारण करिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अनुस्वार का उच्चारण करते समय जो हवा है वो नाक से निकलती है। ठीक है, इसके चिन्ह होता है वर्ण के ऊपर बिंदी। विसर्ग का चिन्ह का उच्चारण आधे हा की तरह होता है। यह अधिकतर संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातः, ह, हा का उच्चारण हो रहा है, नमः, हा का उच्चारण हुआ है, आदि। अब देखिए व्यंजन क्या है। अभी तो हमने आपको अयोगवाह और स्वर समझाया। अब देखिए व्यंजन क्या है। स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख से विभिन्न भागों से टकराकर बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन वर्ण हैं। मतलब कहना चाहिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। व्यंजन के भेद देखिए। व्यंजन के 4 भेद बताए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु आदि का स्पर्श करना पड़ता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जीभ, कंठ यानी गला, तालु माने ऊपर का पोर्शन, मुंह के अंदर ऊपर जो भाग है उसको तालु बोलते हैं। तो जीभ जब इन सब का स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन 25 हैं। का वर्ग में 5 हैं, चा वर्ग में 5 हैं, ता वर्ग में 5 है, टा वर्ग में 5 है और पा वर्ग में, मतलब का वाली लाइन जो 5 अक्षर क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, ता था दा था ना, पा फा बा भा मा। ठीक है, ये का से माँ तक के जो वर्ण हैं, वर्ग हैं, इसमें 25 वर्ण आते हैं। तो विभागों में इनको अलग अलग नामों से वर्ग के आधार पर रखा गया है।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये जो 25 वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख से किसी भी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श में तो मुंह का मतलब मुंह के जीभ जो है मुख के तालू और कंठ को छूती हुई बाहर निकलती थी, इसलिए स्पर्श था, है ना। मगर अब जीभ मुख के किसी भी भाग को नहीं पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन है। ये संख्या में 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। इसके बाद देखिए ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाने के बाद ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन में जो वायु होती है मुख से रगड़ खाने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, कोई भी व्यंजन जैसे हम बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, बाहर की गर्मी पैदा करती है। ऐसे जो व्यंजन हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, शा, शा, सा, हा। शा, सा, हा 4 हैं। ठीक है, जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे अंदर से गर्म हवा बाहर की ओर निकलती है, तो इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। समझ में आया। स्पर्श व्यंजन में जीभ हवा जो है, जीभ जो है हमारे गले को और तालू को स्पर्श करती हुई हवा बाहर की तरफ निकलती है, तो स्पर्श व्यंजन हो जाता है। ये संख्या में 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन को बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में के समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म श्वास बाहर की तरफ फेंकती है, मतलब गर्मी पैदा करती है, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का और शा मिलकर छा छतरी का बनता है, ता और रा मिलकर त्रा बनता है, जा और या मिलके ज्ञा बनता है, शा और रा मिलके श्रा बनता है। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। अब इसके बाद देखिए द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन 2 बार मिलकर प्रयोग होता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, मतलब एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूरा। जैसे पक्का, सिक्का, ठीक है, बच्चा, कच्चा, आधा चा फिर पूरा चा लगा ना, तो जहाँ एक ही व्यंजन 2 बार मिलकर प्रयोग होता है उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसके बाद देखिए हिंदी की विशेष ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में ड और ढ, डा और ढा के विकसित रूप हैं। इन्हें जीभ की तालू की ओर मोड़कर बोला जाता है, जैसे ड, ढ, है ना। इसका उच्चारण जितने भी वर्ण हमने आपको बताए हैं सब आप बोलकर प्रयोग करके समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे वर्ण। इसका प्रयोग किसी शब्द के मध्य या अंत में किया जाता है, जैसे प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कंकड़, ठीक है, और कहना चाहिए ढपली, कंकड़, तो कुछ शब्द हैं जिनमें इन सब का प्रयोग किया जाता है, मगर इनका ये जो वर्ण है इनका प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता है, शब्द के बीच में होता है। इसके बाद देखिए रा के विभिन्न रूप। रा की कई तरीके से मात्राएं लगती हैं, तो उसको आप समझिए। रा व्यंजन अपने मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने या जुड़ने पर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला, रा अपने मूल रूप में रास्ता, रस्सी, रघुनाथ, सिंपल तरीके से रा का प्रयोग करते हैं। मगर जब रा रहित होता है, ठीक है, जब रा रहित होता है या रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे राधन या, राधन या, तो क्या हो जाएगा, रा के ऊपर रकार पहुंच जाएगी। जैसे ऊधन रा, या धन आ, तो सूर्य, जैसे सूर्य लिखना है हमको, तो सा आधा सा ऊ की मात्रा, फिर ये इसके बाद रा लिखेंगे, फिर या लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, तो ये सूर्य बन जाएगा। इसी तरीके से जब रा से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, स्वर रहित यानी स्वर से अलग हो, हलंत लगा होता है, तो तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा रा को उसके पैर में लगाया जाता है, रकार नीचे लगती है। मतलब जब कोई भी हम वर्ण लिखते हैं। दूसरा तरीका है, जब रा स्वर रहित होता है तब वह रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। रा स्वर रहित, ठीक है, स्वर रहित का मतलब होता है हलंत नीचे।
तो इसके बाद तीसरा नियम देखिए, जब रा से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, जब रा से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है और रा उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे प धन रा धन आ धन भा धन आ, तो प्रभा। ठीक है, आ गया समझ में आपको। तो रा के जो कई नियम हैं। चौथा नियम देखिए, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी ट ठ ड ढ, इसके साथ रा का प्रयोग रा इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम। ठीक है, जो गोल आकार के होते हैं व्यंजन, उस पर हम रा की डंडी रकार के जैसे लगाते हैं, जैसे ड्रम, राष्ट्र। ठीक है, मगर पहला नियम में आपको समझ में आया। पहला नियम है रा अपने मूल रूप में रहता है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगती है। दूसरे में है जब रा स्वर रहित होता है। ठीक है, जब रा जो है स्वर रहित होता है तब रेफ कहलाता है, मतलब आगे का वर्ण जो हमारा पूरा है मगर रा जो है वो रेफ है। ठीक है, आधा है, नीचे हलंत लगी है, तो वहाँ पे हम उसका प्रयोग स्वर वर्ण के ऊपर करते हैं। तीसरे में जब रा से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, रा के पहले जो व्यंजन लगता है उसके नीचे अगर हलंत लगी है तो वह व्यंजन को पूरा करने के लिए रेफ का प्रयोग होता है, मतलब नीचे की तरफ मात्रा लगती है। और चौथे में जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं उसमें नीचे मतलब कहना चाहिए लकीर, नीचे लकीर आड़ी लकीर जैसे होती है। आप ध्यान से देखिएगा, राष्ट्र लिखते हैं ना तो टा के नीचे ऐसे एरो जैसा बना देते हैं, है ना। तो इस तरीके से रा के 4 नियम हैं। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पे, शा के साथ रा जुड़ने पर श्रा हो जाता है। सा के साथ जब रा जुड़ता है तो श्रा हो जाता है, तथा सा के साथ रा का संयोग होने पर श्रा बन जाता है। जैसे शा धन रा धन आ, तो हो गया श्रा। सा धन रा धन आ, तो सा, स्रा, स्रा। ठीक है, सहस्त्र, स्रोत, तो इनमें सा के साथ रा लगना है तो सा सब्जी के साथ में रा की रकार लगेगी। और जब श्रा होता है, शा शलजम वाला, उसके साथ जब रा का प्रयोग होता है तो श्रा, श्री वाला बन जाता है। देखिए इसी तरीके से कुछ बातें हैं जो दोहराए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। व्यंजनों के मुख्य भेद हैं स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म। एक ही व्यंजन को 2 बार मिलाकर प्रयोग किया जाता है, उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब सही विकल्प देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है 11। जिन स्वर वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। निम्नलिखित में अनुस्वार वर्ण हैं अंग। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन हैं शा। ठीक है, अब खाली स्थान देखिए, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन है तो रा उसके पैर में लगाया जाता है। ड्र और ढ विकसित व्यंजन हैं। इसके बाद सही गलत देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही, आ स्वर की मात्रा प्रत्येक स्वर के साथ जुड़ी होती है। गलत, क्यों? क्योंकि आ की कोई मात्रा ही नहीं होती है। अनुनासिक एक व्यंजन वर्ण है। गलत। हिंदी में कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं में से आ गई हैं। सही। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। सही। अब प्रश्नों के उत्तर हम आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे। नीचे देखिए, शब्दों पर अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा लगाकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। आपका अनुस्वार और अनुनासिक दिया हुआ है बॉक्स, इसमें आपको अलग अलग लिखना है। मांग अनुनासिक है, बांसुरी अनुनासिक है, तांगा, चांद, कुआं,
हंसना, मांझा, गाँव, ये आपके अनुनासिक शब्द हैं। इसके बाद देखिए अंजन, कंगन, गंगा, मंदिर, बंगाल, चंचल और पंक्ति, तंदूर, जिसके ऊपर बिंदी है वो अनुस्वार हैं। ठीक है, तो आपको इनको क्रम से इसी में लिखना है। तो जितने भी आपको पुस्तक में करने वाले हैं प्रश्नों के उत्तर, वो सभी आपको पुस्तक में ही करने हैं और बाकी आपके प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे तो वो आप कॉपी में ही करिएगा। धन्यवाद।